हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और इन दोनों सेमेस्टरों में यूजी और पीजी में इस टॉपिक को पढ़ना है और वो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है समानता, इंग्लिश में जिसे इक्वालिटी कहते हैं। तो जो समानता है, आज हम लोग इसकी अवधारणा को समझेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे, इसके प्रकार को जानेंगे और इसका विकास देखेंगे कि किस तरह से इस अवधारणा का विकास जो है वो सभी कालों में हुआ है। तो समानता क्या है? समानता एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कंसेप्ट है, एक अवधारणा है और राजनीति के अंदर समानता को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया और स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार, कर्तव्य ये सभी किसी न किसी रूप से समानता से जुड़े हुए हैं और समानता जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको लोकतंत्र का, स्वतंत्रता और समानता को लोकतंत्र का आधार स्तंभ भी कहते हैं। और ये जो है स्वतंत्रता, जो समानता जो है वह किसी न किसी रूप में जो है वो स्वतंत्रता, न्याय, कर्तव्य इन सभी से जुड़ा हुआ होता है। और समानता पर बहुत सारे जो विद्वान हैं ने अपने विचार दिए हैं। प्राचीन काल में यूनानी विचारकों ने अपने विचार दिए, मध्यकालीन विचारकों ने अपने विचार दिए, ईसाई दार्शनिकों ने भी अपने विचार दिए और आधुनिक युग में उदारवादियों ने भी समानता के ऊपर अपने विचार प्रकट किए हैं। और उदारवादियों में और मार्क्सवाद में सबसे ज़्यादा जो है वो समानता के कंसेप्ट पर, अवधारणा पर महत्व दिया गया है। समानता जो है एक परिवर्तनशील अवधारणा है जो समय के साथ बदलती रहती है। हालांकि समानता का जो लक्ष्य है वह बहुत मुश्किल है। पूरी तरह से समानता की स्थापना नहीं की जा सकती, लेकिन सभी विचारक इस बात पर सहमत हैं कि असमानता को प्राकृतिक मानकर उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। और समानता जो है, इस पर विभिन्न विचारकों ने अपने विचार प्रकट किए हैं और बताया है कि जो समानता है, समानता का तात्पर्य क्या है। तो समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर की प्राप्ति हो सके और इस प्रकार उस समानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक विषमता है। और लास्की ने भी कहा है कि समानता मूल रूप से समानीकरण की एक प्रक्रिया है। इसलिए सबसे पहले समानता का आशय विशेषाधिकारों का अंत या विशेषाधिकारों के अभाव से है और दूसरा इसका आशय यह है कि सभी व्यक्तियों को विकास के लिए पर्याप्त जो है अवसर उनको परिभाषित किया है।
इसको परिभाषित किया है और कहा है इक्वलिटी मीन्स equal right for all the people and the abolition of all special rights and privileges. और लास्की ने भी कहा है कि I have no right to take cake when my neighbors is compelled without bread. मतलब हमें केक खाने का अधिकार नहीं है तब तक नहीं है जब तक कि हमारा अगर पड़ोस का कोई भी व्यक्ति अगर भूखा है, उसके पास रोटी नहीं है, तो हमें केक खाने का कोई भी हक नहीं है। ये लास्की ने भी कहा है। तो इस तरह से जो ये समानता का जो कंसेप्ट है उसके बारे में विचारकों के द्वारा समय समय पर बताया गया है, कहा गया है और परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। अब हम चर्चा करते हैं कि ये समानता जो है इसका विकास कैसे हुआ। तो अगर हम बात करें कि इसका विकास कैसे हुआ, तो शुरुआत करते हैं हम प्राचीन काल से। इसके विकास को 3-4 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला जो भाग है वो है प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में जो है समय जो है महत्व नहीं दिया जाता था। जैसे कि एरिस्टोटल ने गुणों के आधार पर शासन, सैनिक और दास की बात की है, बीच में अंतर बताया है। इसी तरह प्राचीन हिंदू जो समाज के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी उसके अंदर भी जो है वो कार्यों के आधार पर जो है एक विभाजन को स्वीकार किया गया है और भेद। अगर हम बात करें मध्यकाल में, तो ईसाई दार्शनिकों जो दार्शनिक थे ने समानता को तो महत्व दिया, लेकिन इससे ज़्यादा कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि ज़्यादातर विचारक जो थे ने माना कि समानता जो है, असमानता जो है वो प्राकृतिक होती है और इसलिए पूरी तरह समानता नहीं मिल सकती। और आगे चलकर जो उदारवादी विचारक हुए वो आए और आधुनिक युग की जब शुरुआत हुई मध्य युग के बाद, तो उदारवाद ने माना, आधुनिक युग की शुरुआत जो उदारवाद से मानी जाती है, और शुरू में उदारवादियों ने स्वतंत्रता पर बहुत ज़्यादा बल दिया, जिससे असमानता को और अधिक बढ़ावा मिला। लेकिन आधुनिक विचारक उदारवादी जो विचारक थे उन्होंने स्वतंत्रता के साथ साथ समानता पर भी बहुत ज़्यादा बल दिया, और जिससे कि जो समानता के महत्व में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी। और समानता को सबसे ज़्यादा महत्व अगर किसी ने दिया तो मार्क्सवादियों ने दिया, और मार्क्स ने तो समानता को स्थापित करने के लिए हिंसक क्रांति तक करने का समर्थन किया है। समानता की जो अवधारणा होती है या है वह समय समय पर बदलती रहती है या समय के साथ बदलती रहती है। समानता के अर्थ को लेकर जो है विचारकों में, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि काफ़ी मत को लेकर विचारक जो हैं एक मत नहीं है। सभी विचारकों में आपस में मतभेद है कि आखिर समानता क्या है। लास्की ने कहा है कि समाज के अंदर विविधताएं होती हैं जो कि प्राकृतिक होती हैं और उन विविधताओं को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और उन्होंने कहा है कि असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करना उतना ही अन्यायपूर्ण है जितना कि समान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लास्की ने कही है। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए कि कुछ लोग सामान खरीदने के लिए, सारे लोग जो हैं मेहनती होते हैं। एग्जाम्पल एक मैं आपको बता रही हूँ कि मान लीजिए कि सभी लोग मेहनती हैं,
तो उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? एक समान व्यवहार होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि उनके साथ कुछ मेहनती लोग हैं, कुछ आलसी लोग हैं, कुछ निकम्मे लोग हैं, तो अगर उन सबके साथ भी हम एक समान व्यवहार करेंगे तो वो उनके साथ अन्याय होगा। जो मेहनती हैं उनको मेहनती की जैसा व्यवहार करना है, जो जैसे व्यवहार करना है। मतलब कहने का मतलब है कि जो जैसा है, यदि लोग असमान हैं, जैसे कि एक व्यक्ति मेहनती है, एक इंसान आलसी है, तो उनके साथ उसी तरह का समान व्यवहार करना सही नहीं है। लास्की ने बताया है, या लास्की यह बताना चाहते हैं कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उतना समान लोगों के साथ असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करना उतना ही अन्यायपूर्ण है जितना कि समान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना है। जब उदारवाद का उदय हुआ तो उदारवादियों ने यही माना कि सभी व्यक्ति समान हैं, और इस विचारधारा की वजह से राजा या कुलीन वर्ग के लोग थे, उनके विशेषाधिकारों पर एक बहुत बड़ी चुनौती मिली, और ये माना गया कि जो सभी व्यक्ति जो हैं वो जन्म से तो समान होते हैं, लेकिन समाज में असमानता पैदा हो जाती है। और लास्की ने कहा भी है, हो जाती है। इसलिए पिछड़े लोगों के विकास करने में असमानता विकास करने के लिए उन्हें कुछ छूट देनी चाहिए। पिछड़े लोगों के विकास करने के लिए उन्हें कुछ छूट देनी चाहिए, या यूँ कहें कि आरक्षण देनी चाहिए। लेकिन इससे पीछे कोई एक रीज़न होना चाहिए, रीज़नेबल रीज़न होना चाहिए, एक उचित तर्क होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि समानता लाने के लिए अगर भेदभाव किया जाता है या किया जाए तो उसके पीछे कुछ ठोस वजह होनी चाहिए, उचित तर्क होना चाहिए। समानता एक और एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक बहुत लंबी लाइन है, उस लाइन में हम आप सभी लोग जो हैं वो खड़े हैं, और 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक हम इंतज़ार करके कुछ सामान लेने के लिए खड़े हैं और हमारा नंबर नहीं आता है। अचानक एक व्यक्ति आता है और वह व्यक्ति जो है बिना लाइन के काउंटर पे जाता है और सामान लेता है और लेके वापस चला जाता है। तो जितने भी लोग वहाँ खड़े हैं, जाहिर है कि उनको तकलीफ़ होगी, उनको लगे है बिना लाइन के जो है या आया और वो सामान लिया और लेकर चला गया। तो हम लोग क्या सोचेंगे? हम लोग यही सोचेंगे, हम लोग उस व्यक्ति से कहेंगे कि क्या हम लोग आपको पागल दिखते हैं? हम लोग यहाँ लाइन में खड़े हैं तो आप भी लाइन में आइए, खड़े रहिए और लाइन में रख के आप सामान लीजिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं लाइन में हूँ, आप लाइन में हैं, ये सभी लाइन में हैं, तो आपको भी लाइन में लगना पड़ेगा या आना पड़ेगा। यानी हम सभी चाहते हैं कि सबके साथ समान व्यवहार हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, एक जैसा बर्ताव हो किया जाए। अगर किसी को बिना लाइन के सामान मिल रहा है तो वो सामान मुझे भी बिना लाइन के मिले, आपको भी मिले, सबको मिले। तो इस तरह से अगर हम देखें तो समानता के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत अनिवार्य हो जाता है, और उस 3 चीज़ों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना। दूसरा, विशेष अधिकारों का अंत कर देना। जो विशेष अधिकार उस व्यक्ति को मिला कि वो लाइन में बिना खड़े हुए गया वहाँ और वहाँ से सामान ले, तो इस तरह से विशेषाधिकारों का अंत कर देना। और तीसरा, भेदभाव किए जाएं लेकिन उसके पीछे कोई उचित तर्क होना चाहिए।
अगर किसी को के साथ भेदभाव हो रहा है तो उसके लिए एक परफेक्ट रीज़न होना चाहिए कि क्यों ये भेदभाव हो रहा है। तो ये तीन बातें जो हैं समानता के संदर्भ में सामने आती हैं। मान लीजिए कि हम कोई भी लाइन में लगे हैं, बहुत देर लगे हैं, नंबर नहीं आया है, और जो इंसान बिना लाइन के आया है, के सामान ले रहा है, वो बहुत बुजुर्ग है या उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, या वह इंसान फिजिकली चैलेंज्ड है, ब्लाइंड है, हाथ पैर नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है, फिजिकली चैलेंज्ड है या बहुत बीमार है, तो आप और हम कुछ भी नहीं बोलते हैं और कहते हैं कि चलो बुजुर्ग है, बीमार है, लेने दो, सामान लेने दो। तो यहाँ पर कंडीशन है, देखी जाती है कि कंडीशन, वो व्यक्ति जो सामान ले रहा है उसकी हालात कैसे हैं और परिस्थिति देखी जाती है। तो यहाँ पर समानता का दो मतलब समझ में आता है कि सबको लाइन में लगने के लिए कहा जाए, और दूसरा कि कुछ लोगों को कुछ छूट दी जाए या छूट दी जाए। ठीक है, तो इस तरह से समानता का जो विचार है को लेकर विद्वान जो हैं वो एक मत नहीं है। और इस तरह से अगर हम देखते हैं तो समानता के दो रूप हमें समझ में आते हैं, या दो तरह से इसको डिफाइन लोग करते हैं विद्वान। और समानता को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि सामाजिक असमानता क्या है। तो असमानता को दो भाग में बांटा जाता है, एक प्राकृतिक असमानता और एक जैसा कि प्राकृतिक असमानता वो होती है जो प्राकृतिक के द्वारा बनाई जाती है। जैसे एक व्यक्ति अमीर है, कोई गरीब, अमीर पैदा हुआ, कोई गरीब के घर पैदा हुआ। एक व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है, एक व्यक्ति जो दूसरा जो है वो अपंग है, स्वस्थ नहीं है। एक व्यक्ति बचपन से ही काफ़ी मंद बुद्धि का है, तो दूसरा व्यक्ति जो है काफ़ी तीव्र बुद्धि वाला है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए हम समाज को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते, जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये तो प्राकृतिक है। इसके लिए हम समाज को बिल्कुल ही जिम्मेदार जो है वो नहीं ठहरा सकते हैं। और इसको समझने के लिए मैं एक और आपको स्टोरी बताती हूँ जो है, आप सभी ने देखा होगा। और उसके अंतर क्या होता है, जब संजय दत्त माधुरी दीक्षित के साथ कहीं जाता रहता है, घर लौटता रहता है, तो कुछ गुंडे जो हैं रास्ते में उस पर हमला कर देते हैं और जो हीरोइन है उसके साथ बदसलूकी करने लगते हैं। और इसके बाद कुछ देर के बाद पुलिस आ जाती है, और पुलिस आती है तो वह बोलती है कि अरे तुम तो इतने नौजवान हो कि इसको क्यों नहीं इसकी मदद किए तुम। तो इस पर माधुरी दीक्षित कहती है कि यह जो है फिजिकली चैलेंज्ड है, तो ये कैसे करेगा मदद। और इस बात से उसे बहुत दुख होता है संजय दत्त को, और वह चर्च जाता है, और चर्च जाकर गॉड के पास कहता है कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया कि मैं किसी की मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद नहीं कर सकता। और ये बातें वह कहता है, एक तरह से अंदर ही अंदर ईश्वर से वह लड़ता है। तभी एक दूसरा व्यक्ति वहाँ पे व्हील चेयर पे आता है, जिसके पैर हाथ दो कुछ भी नहीं होते हैं, और व्हील चेयर पे आता है। और जब संजय दत्त उसको देखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि मैं ही ऐसा नहीं हूँ विकलांग, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह से हैं। और इस तरह से वो जो सवाल जो गॉड से करता रहता है, उस सवाल का जवाब उसे मिल जाता है। और इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि ये जो है प्राकृतिक है। ऐसा नहीं है कि किसी को जानबूझकर किसी ने बना दिया है, वो प्राकृतिक असमानता है जिसको हमें स्वीकार करना होगा।
पर आज के दौर में इस तरह की जो प्राकृतिक असमानता है उसको उसको बहुत हद तक कम किया है, या इस असमानता को बदली जा सकती है, अ, और इसको चेंज किया जा सकता है। अब सवाल है कि प्राकृतिक असमानता जो है को चेंज कैसे किया जाए। तो आज के दौर में विज्ञान और तकनीकी का दौर है, और इस दौर में प्राकृतिक असमानता को कुछ हद तक जो है वो कम करने के लिए बहुत सारे आर्टिफिशियल्स, हाथ पैर, लिम्स, व्हीलचेयर, प्लास्टिक सर्जरी तो ऐसा है जो पूरे इंसान को ही बदल देता है। और इस तरह की जो कुछ जो व्यवस्थाएं हैं इस युग में, आज के वर्तमान युग में, गूंगे बहरे लोगों के लिए सुनने बोलने की मशीनें तक बन चुकी हैं। तो इस तरह से कुछ लोगों के लिए जो प्राकृतिक रूप से असमान हैं, उनकी उस कमी को पूरी तरह से तो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत हद तक जो है उनको दूर किया जा सकता है आज के इस आधुनिक दौर में। दूसरा जो है, जो हमने देखा सामाजिक प्राकृतिक असमानता, दूसरा है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता क्या है? तो जो सामाजिक असमानता है इसको प्रकृति ने नहीं बनाई, सामाजिक असमानता को, बल्कि समाज ने बनाई है। जैसे कि समाज के अंदर हम देखते हैं धर्म के नाम पर भेदभाव होता है, जाति प्रथा के नाम पर भेदभाव होता है, उच्च जाति निम्न जाति के नाम पर भेदभाव होता है, लिंग के आधार पर महिला पुरुष में जो है वो असमानता आकी जाती है। और ये सारी चीज़ें जो है प्रकृति ने नहीं बनाई, ऊपर वाले ने नहीं बनाई। हम हिंदू हैं हो या मुसलमान हो, ऊंची जाति के हों या निम्न जाति के हों, बल्कि ये सारी चीज़ें हैं, ये सभी समाज के अंदर ही पैदा होती हैं। तो सामाजिक असमानता को ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि हमें अपने मानसिकता को बदलना होगा, कि हम असमानता तभी वो ख़त्म होगी, सामाजिक असमानता, हम अपने माइंडसेट को चेंज करें, अपने सोचने की नज़रिए को बदलाव करें। और इस तरह से जो है प्राकृतिक असमानता और सामाजिक असमानता के बारे में, समानता के दो स्वरूप सामने जो आते हैं, और ये कहा भी जाता है कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र और पैदा होता है, समान पैदा होता है। लेकिन जो है समाज में जब वो आता है तो विभिन्न तरह के असमान के बीच घिर जाता है और हो जाता है, जो व्यक्ति के विकास के लिए जो है बहुत ही हानिकारक है। तो ये थे स्वतंत्रता के समानता के स्वरूप। इसमें जो तीन इसके जो महत्वपूर्ण फीचर थे, महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषता है, ये है कि इसमें एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज इन सोसाइटी होनी चाहिए। दूसरी जो है प्रेजेंस ऑफ एक्विट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल, सभी के लिए समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और तीसरा है इक्वल सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक नीड्स टू ऑल, मतलब सभी की जो बेसिक नीड्स है, अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति होनी चाहिए इसको एस्टैब्लिश करने के लिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे समानता के प्रकार पर। तो जो समानता है वो चार तरह की होती है: कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। अब हम जानेंगे कि कानूनी जो समानता है, जिसको वैदिक जो है या विधिक समानता भी कहते हैं, तो उसका अर्थ क्या है? तो विधिक समानता के अंतर्गत दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक पहला बात होता है कानून के समक्ष समानता, और दूसरा होता है कानून का समान संरक्षण। ठीक है, दोनों जो बातें हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कानूनी या वैधानिक समानता के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत जो पहला है कानून के समक्ष समानता, मतलब सभी व्यक्ति जो हैं कानून की नज़र में एक जो है बड़ा या छोटा नहीं है, बल्कि कानून सभी के लिए
बराबर है, समान है। सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। मतलब सबको कानून के समान कानून के समक्ष समानता प्रदान की जाएगी। और दूसरा जो है कि कानून का समान संरक्षण। तो कानून का जो समान संरक्षण है, इसका मतलब है कि कानून सभी की बराबर हिफाजत करेगा। ऐसा नहीं कि किसी अमीर को ज़्यादा करेगा, गरीब को कम करेगा। कानून किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा कि हम सिर्फ अमीरों की ही रक्षा करेंगे, गरीबों की नहीं रक्षा करेंगे, और किसी भी खास वर्ग को हम बचाएंगे, वर्ग को नहीं करेंगे। मतलब जो है कानून जो है सभी व्यक्तियों को समान संरक्षण जो है वो प्रदान करेगा। और जो और भी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसा कि मैंने कहा कि जो कानून के समक्ष समानता का क्या अर्थ है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं। राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान जो है कानून बनाएगा और इन कानूनों को एक समान जो है वो लागू करेगा। और डाइसी ने कहा है कि हमारे में प्रत्येक पदाधिकारी, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या कोई पुलिस का सिपाही हो या कोई कर वसूल करने वाला हो, अवैधानिक कार्यों के लिए उतना ही दोषी पाया जाएगा जितना कि अन्य कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति को होता है। और कानून के समक्ष समानता का अर्थ कानूनात्मक पक्ष है, लेकिन इसके साथ कानून कि इसके अंतर्गत जो है सभी को समान संरक्षण प्राप्त होगा। और इससे क्या है कि राज्य जो है कानून का समान संरक्षण सभी नागरिकों के लिए उसको प्राप्त कराएगा और अपने नागरिकों को जो स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन या अन्य क्षेत्र में जो भी सुविधाएं प्राप्त करता है, उनके संबंध में अपने नागरिकों में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण जो है वो ले सकता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में भारत के सभी राज्य क्षेत्र में या राज्य क्षेत्र किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है। कानून का के समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है। और इस तरह से ये जो कानूनी समानता जो है इसको एस्टैब्लिश करने की जो है बात की गई है। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है राजनीतिक समानता। तो राजनीतिक समानता का अर्थ ये होता है, हमारी जो राजनीतिक जो अधिकार हैं, हमारे राजनीतिक जो अधिकार होते हैं उनसे लिया जाता है। प्राचीन काल में लोकतंत्र नहीं थी और राजतंत्र था, और राजतंत्र के अंदर जो था कुछ विशेष लोगों को या राजा महाराजाओं को ही कुछ विशेष अधिकार दिए जाते थे। सामान्य जो जनता थी उनको जो है वो इस तरह की जो समानता थी वो नहीं दी जाती थी। और इसके अंतर्गत राजनीतिक जो समानता है वो लोकतंत्र के अंदर देखने को मिलती है, पाई जाती है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेने का अधिकार होता है, तथा सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार लोगों के पास होता है। व्यक्ति तभी राजनीति में भाग ले सकता है, जितने भी व्यक्ति हैं सभी राजनीति में भाग ले सकते हैं। और राजनीतिक समानता होगी तभी सभी मनुष्य जो हैं, सभी जो नागरिक हैं वो राजनीतिक रूप में समान समझे जाएंगे। अगर ये राजनीतिक समानता व्यक्ति को नहीं दी जाएगी तो वो ये समानता जो है एस्टेब्लिश नहीं हो सकती है। और इसके अंतर्गत जो है लोगों को मतदान करने का अधिकार राजनीतिक समानता की प्रथम स्थिति है। और इसका आशय है कि धर्म, लिंग, जाति, संपत्ति, शिक्षा, लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा और सभी व्यक्ति को मत देगा। और अवयस्क व्यक्तियों को, पागल, दिवालिया अगर इस तरह के कोई व्यक्ति हैं तो संविधान के द्वारा या अन्य किसी अन्य आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदान से वंचित किया जा सकता है। और नागरिकों को चुनाव में उम्मीदवार होने का भी अधिकार समान रूप से प्राप्त होता है। तो इससे यह बात नहीं था कि संविधान में उल्लिखित जितनी भी अयोग्यताएं हैं
अयोग्यताओं से ग्रसित व्यक्तियों को उम्मीदवार होने से अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। और नागरिकों को प्रार्थना पत्र देने देने और उसके माध्यम शिकायतें सरकार तक पहुंचाने का भी अधिकार होता है। जैसा कि मैंने कहा, विद्रोह करने का भी अधिकार होता है, विरोध में बोलने का भी अधिकार होता है। और विचार की अभिव्यक्ति जो है तथा दलीय संगठनों के निर्माण का अधिकार भी व्यक्तियों को समान रूप से इस समानता के अंतर्गत, जो हमें राजनीतिक स्वतंत्रता समानता प्राप्त होती है, उसके अंतर्गत दिए जाते हैं। इसके बाद है आर्थिक समानता। तो राजनीतिक समानता तभी आ सकती है जब आर्थिक समानता आई। आर्थिक रूप से जो है व्यक्ति जो है वो समान होगा, यानी कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके ताकि वे अपने राजनीतिक अधिकारों का उपभोग कर सके। आर्थिक समानता के अंतर्गत काम करने का अधिकार, काम पाने का अधिकार और जितने भी सभी अधिकार हैं, जो बहुत सारे अधिकार इसके अंतर्गत जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, ये सब शामिल हैं। और जब आर्थिक समानता होगी तभी जो है वो व्यक्ति अपनी राजनीतिक जो उसकी समानता है उसका उपभोग कर सकता है, और जो व्यक्ति का जो है वो देश के विकास में भी जो है वो योगदान हो सकता है। और रूसो ने अपने ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा भी है कि सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि ना तो अमीरों की संख्या बढ़ सके और ना ही भिखमंगों की संख्या बढ़ सके। ये बात रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत लिखी भी है, जो आर्थिक समानता से संबंधित है। और लास्की ने कहा है कि जिस देश में संपत्ति तथा उत्पादन के साधन कुछ गिने चुने लोगों के पास, लोगों के हाथों में केंद्रित हो, तो उस देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थाएं तथा न्यायपालिका पर धन पूर्णतः हावी हो जाता है। मतलब जो आर्थिक संपत्ति है, आर्थिक जो किसी गिने चुने लोगों के हाथों में ना होकर बल्कि सभी कॉमन लोगों के पास होनी चाहिए। और हार्बर्ट डायल ने भी राजनीतिक अस्तित्व और आर्थिक असमानताओं के संबंधित माना है, एक दूसरे से जुड़े हुए माना है। और वो कहते हैं कि यदि हम चाहें कि राजनीतिक अस्थायित्व और सरकार का लोकतंत्रीय स्वरूप बना रहे, तो हमें भूमि के समुचित वितरण, कर प्रणाली में सुधार तथा शिक्षण सुविधाओं का विस्तार करके आर्थिक क्षेत्र में समानता लाने की आवश्यकता है। और आर्थिक जो समानता है, आर्थिक समानता का आशय यह नहीं है कि सभी व्यक्तियों को समान वेतन मिले, सभी बराबर भौतिक संसाधनों का उपयोग करें। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त कर पाना न संभव है, न अस्तित्व में है, ना ही इसका कोई है। मतलब जिसके काबिल है उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए। आर्थिक समानता का आशय यह है कि सभी व्यक्तियों को मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत जो उनकी सुविधाएं हैं, उनकी पूर्ति होनी चाहिए तथा संपत्ति की दृष्टि से समाज में जो भारी विषमताएं हैं उसको जो है वो दूर करना चाहिए। और लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण ही स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। मतलब समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की जो आशा है वो व्यर्थ हो गई है। और इस तरह से जो आशीर्वादम है, उन्होंने भी कहा है कि फ्रांस की क्रांतिकारी ना तो पागल थे ना मूर्ख, जब उन्हें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का जो है नारा लगाया। तो इस तरह से इसके बारे में, आर्थिक समानता के बारे में जो है विद्वानों के द्वारा अपने अपने जो विचार हैं वो प्रकट किए गए हैं। और इसके बाद जो आता है वो है अंतिम, चौथा जो इसका भाग है, इसका स्वरूप जो है समानता का, और वो है सामाजिक समानता। इसका क्या मतलब है? तो इसका होना जो है समाज में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि समाज में जो है बहुत सारी विभिन्नताएं हैं होती है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर, लिंग के नाम पर, मतलब बहुत सारी असमानताएं या विविधताएं हैं। तो इन सभी का जो भेदभाव है वो खत्म होना चाहिए। और इस प्रकार की समानता
के जो है वो को बिना ख़त्म किए हुए, बिना समाप्त किए हुए बाकी की आर्थिक या राजनीतिक ये जो समानताएं हैं वो सब कंप्लीट नहीं हो सकती हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले जो है आर्थिक समानता को दूर की जाए, फिर उसके बाद लाई जाए, और दूसरे के बाद फिर जो सामाजिक समानता एस्टैब्लिश की जाए, और उसके बाद फिर जो है वो कानूनी जो आपके राजनीतिक समानता है उसको लाने का प्रयास किया जाए। तो ये इसके 4 प्रकार थे, महत्वपूर्ण जो 4 प्रकार थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि समानता जो है वो बहुत ही राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, विचार है। और या यूँ कहें कि यह जो है लोकतंत्र का जिस तरह से एक आधार स्तंभ है, स्वतंत्रता एक आधार स्तंभ है, और जो इसके 4 पिलर हैं उसमें जो है स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व, इन्हीं 4 पिलरों पर जो है लोकतंत्र का जो स्तंभ है, वो जो भवन है वो टिका हुआ है। और इसको ये सभी जो है एक दूसरे से लिंक्ड हैं। कुछ असमानताएं हैं जो प्राकृतिक हैं, उसको हम सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो है उसको दूर या आज के मॉडर्न युग में उसको कम किया जा सकता है। और वैसी असमानता को भी दूर करके जो है एक समाज में समानता को लाया जा सकता है। और एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है जिसमें जो है सभी व्यक्तियों को जो है वो समान अधिकार मिल सके, समान अपॉर्चुनिटी मिल सके। और जैसा कि लास्की ने कहा कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि समान लोगों के साथ असमान व्यवहार कर दे और असमान लोगों के साथ समान व्यवहार कर दे, तो यह जो है अन्यायपूर्ण होगा। मतलब जिस होता है जो है उसको देना चाहिए, और अगर कुछ उचित तर्क है तो उस आधार पर जो है वो भेदभाव किया जा सकता है। जो कि पिछड़े लोग हैं, जो कि जिनका विकास नहीं हो पाया है, या बहुत ज़्यादा असमानता है उसमें, तो उसको समान करने के लिए कुछ उचित तर्क के साथ, कुछ उचित व्यवस्था के साथ कुछ भेदभाव को एक्सेप्ट किया जा सकता है। और इस तरह से जो है समाज में समानता को एस्टैब्लिश किया जा सकता है, जिससे कि एक सभी लोग जो हैं समान रूप से अपने सारे जो उनके मौलिक अधिकार हैं उनको एंजॉय कर सकें। और है वो जो समानता जो है समाज को एस्टैब्लिश किया जा सकता है, जिसमें सभी व्यक्तियों का जो है वो समान रूप से विकास हो सकता है। तो ये था समानता के बारे में। तो हमने देखा समानता का अर्थ क्या था, इसकी परिभाषा को देखा, और फिर इसके जो 4 महत्वपूर्ण प्रकार हैं हमने इसकी चर्चा आज की। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। और जो है आज का क्लास जो है हमारा यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।